भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर मौजूद इंदिरा पॉइंट के पास बसा ग्रेट निकोबार द्वीप आज एक बहुत बड़ी चर्चा का केंद्र बन गया है। कारण है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। आज के इस निष्पक्ष नीतिगत विश्लेषण में हम एक पॉलिसी एडवाइजर के नजरिए से इस मेगा प्रोजेक्ट के संभावित आर्थिक फायदों और इससे जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों को तौलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बैलेंस शीट को गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये विश्लेषण एक ऑब्जेक्टिव बैलेंस शीट की तरह काम करेगा, जहां हम भारत के ग्लोबल इकोनॉमिक हब विजन, इस प्रोजेक्ट के रणनीतिक फायदों, गंभीर पर्यावरणीय जोखिमों, भूकंपीय खतरों और अंत में विकास बनाम पारिस्थितिक स्थिरता की कठिन बहस का आंकलन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के इस ग्लोबल इकोनॉमिक हब विजन की। नीति आयोग का ये मास्टर प्लान आखिर इस द्वीप को कैसे बदलने वाला है? 72,000 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और सोची समझी रणनीति वाला निवेश है। इस प्रोजेक्ट का सीधा लक्ष्य ग्रेट निकोबार का समग्र विकास करना है, जो भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावरहाउस बनाने की दिशा में एक बेहद जरूरी कदम माना जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नींव मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, गैल्थिया बे में एक विशाल इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण। दूसरा, नागरिक और सैन्य दोनों जरूरतों को पूरा करने वाला एक डुअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा, एक आधुनिक टाउनशिप जिसे गैस आधारित पावर प्लांट से बिजली मिलेगी। और चौथा, कमर्शियल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब का कुल मिलाकर लक्ष्य इसे भारत का अपना हांगकांग या सिंगापुर बनाना है। अब आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इस प्रोजेक्ट का रणनीतिक मूल्य और इससे होने वाला आर्थिक फायदा। इन विशाल निर्माण कार्यों के पीछे असली रेवेन्यू और सुरक्षा का क्या तर्क है? आर्थिक दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। आज की तारीख में भारतीय कार्गो को हैंडल करने के लिए हमारी निर्भरता काफ़ी हद तक कोलंबो या सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर है। इसकी वजह से हर साल भारी राजस्व का नुकसान होता है। इस नए टर्मिनल के बनने से न केवल ये निर्भरता खत्म होगी, बल्कि भारत उन अरबों रुपयों को वापस अपनी अर्थव्यवस्था में जोड़ पाएगा, जो अभी हैंडलिंग कॉस्ट के रूप में दूसरे देशों के पास जा रहे हैं। और इस आर्थिक फायदे का सीधा कनेक्शन भूगोल से जुड़ा है। ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक के पास होना, जहां से ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, अपने आप में एक अनमोल रणनीतिक संपत्ति है। व्यापार के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी ये अहम है। हिंद महासागर में चीन की समुद्री गतिविधियां और उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत की सैन्य और रणनीतिक उपस्थिति का मजबूत होना बेहद जरूरी है। ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल और सैन्य कदम साबित होगा। लेकिन जैसा कि हर नीतिगत फैसले में होता है, इस बैलेंस शीट में भारी देनदारियां भी हैं। अब उन गंभीर पर्यावरणीय और सांस्कृतिक जोखिमों की बात करते हैं, जिन्हें लेकर विशेषज्ञ लगातार चिंता जता रहे हैं। पर्यावरणीय कीमत का पैमाना वाकई डराने वाला है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन और घने जंगल को साफ किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है विकास के इस पैमाने को हासिल करने के लिए करीब 8.5 लाख पेड़ों की कटाई। यह सदियों से स्थापित एक पूरे इकोसिस्टम के लिए विनाशकारी हो सकता है। और इन जंगलों के कटने का सीधा असर वहां रहने वाले जीवों और मूल निवासियों पर पड़ेगा। ये द्वीप दुर्लभ लेदरबैक कछुओं का प्रमुख प्रजनन स्थल है और स्थानिक निकोबारी मेगापोड जैसे पक्षियों का घर है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात है बाहरी दुनिया का बढ़ता हस्तक्षेप, जो सदियों से इस द्वीप पर रह रही शोम्पेन और निकोबारी जैसी स्वदेशी जनजातियों के अस्तित्व और उनकी प्राचीन संस्कृति के लिए एक सीधा खतरा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा चौथा बड़ा पहलू है यहाँ की भौगोलिक और लॉजिस्टिक वास्तविकताएं। इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करना सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इतिहास से मिले कड़वे सबक को नहीं भूलना चाहिए। ये क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील हाई सिस्मिक जोन में आता है। साल 2004 की विनाशकारी सुनामी से हुई तबाही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने अस्थिर भूगर्भीय क्षेत्र में 72,000 करोड़ रुपए का कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एक भारी लॉजिस्टिक चुनौती के साथ साथ एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक जोखिम है।
तो अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम मूल्यांकन पर, विकास बनाम पारिस्थितिक स्थिरता की बहस। स्थानीय स्तर पर होने वाले पर्यावरण के भारी नुकसान की तुलना सरकार की बचाव और शमन रणनीतियों से कैसे की जा सकती है? इस पूरी बहस का केंद्र सरकार की मिटिगेशन या शमन योजनाएं हैं। एक तरफ द्वीप की स्थानीय बायोडायवर्सिटी का नुकसान है और दूसरी तरफ सरकार का भरपाई का प्लान है। दिलचस्प बात यह है कि निकोबार के इन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में काटे जाने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा जैसे शुष्क राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। साथ ही वन्यजीवों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव है। लेकिन क्या भौगोलिक रूप से बिल्कुल अलग एक इकोसिस्टम की भरपाई कहीं और की जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, जिसे इस विचार से समझा जा सकता है। ये केवल ईंट और पत्थरों का निर्माण नहीं है, बल्कि वैश्विक आकांक्षाओं का प्रतीक है। नीति निर्माताओं का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री व्यापार में प्रभुत्व कायम करने के नजरिए से इस प्रोजेक्ट को रोकना देश के हित में बिल्कुल नहीं होगा। उनके अनुसार ये भारत के एक ग्लोबल पावर बनने के सफर का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो अंत में एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास और आदिम संस्कृति तथा प्रकृति सच में एक साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं? इन सभी तथ्यों और इस बैलेंस शीट का आकलन करने के बाद हमें यही सोचना है कि क्या ये रणनीतिक और आर्थिक लाभ भविष्य में चुकाई जाने वाली इस भारी पर्यावरणीय कीमत से वाकई बड़े हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।